Hello students, how are you? I hope you all are fine and safe at your home. I am Vikas Ranjan, PGT Biology from KBUNGC Ankleshwar. We are discussing a chapter Human Reproduction. In last video lectures, we already studied the process of gametogenesis, that means spermatogenesis and oogenesis. In today's video lecture, we have to discuss about menstrual cycle. So what is menstrual cycle? It is the reproductive cycle of female primates is called menstrual cycle. प्राइमेट्स, फीमेल प्राइमेट्स में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होगा उसी को हम नाम देंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉन प्राइमेट्स में ये कहलाता है ओएस्ट्रस साइकिल, जबकि प्राइमेट्स में ये कहलाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्राइमेट्स और नॉन प्राइमेट्स का डिफरेंस आपने अर्लियर पढ़ रखा है। जिनमें क्रैनियल कैपेसिटी ज़्यादा होगी, ब्रेन काफ़ी डेवलप्ड होगा, उनको हम प्राइमेट्स कहेंगे, और जिनके अंदर क्रैनियल कैपेसिटी कम होगी, थिंकिंग एबिलिटी नहीं होगी, इमोशंस नहीं होंगे, उनको हम नाम देंगे नॉन प्राइमेट्स। का बेसिक डिफरेंस है। तो प्राइमेट्स के फीमेल में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होगा दैट इज़ कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। व्हाई इट इज़ कॉल्ड साइकिल? बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन अ साइक्लिक मैनर। रिप्रोडक्टिव साइकिल रिपीट्स आफ्टर every 28 to 29 days. That means it runs in a cyclic manner, hence it is known as menstrual cycle. The first menstruation begins at puberty. First menstruation फीमेल में कब होगा? At the age of puberty, यानी जब रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी आ जाएगी। इंडिया में आज की डेट में ये 13 to 14 ईयर्स के आसपास है। तो रिप्रोडक्टिव साइकिल में मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होगा वो स्टार्ट होगा प्यूबर्टी के आसपास, प्यूबर्टी अटेन करने के बाद। एंड द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज मेनार्के। नाम याद रखिएगा, MCQ के लिए इम्पॉर्टेंट है। द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्के। मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीटेड एट an average interval of 28 to 29 days. That's why it is called cycle. ये every 28 to 29 days के आसपास ये फिर से रिपीट होगा। वन ओवम होगा क्या? तो वन ओवम इज रिलीज्ड इन द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। आपने अभी जस्ट लास्ट के वीडियो लेक्चर में पढ़ा था oogenesis के बारे में कि फॉर्मेशन ऑफ ओवम या एग इन ओवेरी इज कॉल्ड oogenesis। अब oogenesis हो गई, ओवम या एग का फॉर्मेशन हो गया। अब ये ओवम या एग ओवेरी के द्वारा रिलीज़ किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ फर्टिलाइजेशन, और ये कहाँ रहेगा? फैलोपियन ट्यूब में प्रेजेंट होगा। तो ये जो रिलीज़ है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में, मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 to 29 डेज का होता है, लेकिन इसमें जो मिडिल पार्ट होगा दैट मीन्स 14 to 15th डे, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के 14th to 15th डेज में ओवम क्या होगा? रिलीज किया जाएगा। वन मैच्योर ओवम इज रिलीज बाय आइदर ऑफ ओवरीज। ऐसा नहीं कि दोनों ओवरीज एक एक ओवा या एग रिलीज करेगा, नहीं, दोनों में से केवल कोई एक ओवरी ही एवरी मंथ वन मैच्योर ओवम रिलीज करेगा। ओके, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में कुछ फेजेज होते हैं। देयर आर सर्टेन फेजेज इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंस्ट्रुअल फेज, पहला जो फेज होगा दिस फेज इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल फेज। क्या होगा मेंस्ट्रुअल फेज में? तो मेंस्ट्रुअल फेज में इट इज़ द फर्स्ट फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये सबसे पहला फेज होगा। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स, इसमें इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल की, दैट इज़ मेंस्ट्रुअल फ्लो टेक्स प्लेस। इसमें वजाइना के थ्रू मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। कब तक होगा? तो ये लास्ट फॉर 3 to 5 डेज, ये 3 से 5 दिन तक चलेगा। इसमें बेसिकली होता क्या है? तो जो आपने यूटेरस में पढ़ा था कि 3 टिश्यू लेयर्स होते हैं, पेरीमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड मायोमेट्रियम। तो यहाँ पर जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है यूटेरस की जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग है उसमें बहुत सारी थिकनिंग होती है, नए ब्लड वेसल्स बनते हैं। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा? ये सारी जो प्रिपरेशन हुई थी
वो सारी प्रिपरेशन क्या होगी, वैनिश्ड होगी, फिनिश कर दी जाएगी। और जो इंडोमेट्रियम लाइनिंग में टिश्यू थे अलॉन्ग विथ ब्लड वेसल्स, ये वजीना के थ्रू बाहर आएंगे एंड दिस इज़ नोन एज मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो म्यूकस एंड ब्लड कम्स आउट थ्रू वजीना। तो इस फेज में बेसिकली क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। इट अकर्स ओनली व्हेन ओवम रिलीज बट नो फर्टिलाइजेशन। ये ध्यान रखना है, ये तभी होगा जब ओवम रिलीज हुआ और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं होगा। मेंस्ट्रुअल फ्लो कब होगा, जब ओवम का फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तभी मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज़ द इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अगर मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं हो रहा है, साइक्लिक नहीं हो रहा है, वो रुक गया, तो ये इंडिकेट करता है कि प्रेगनेंसी अचीव हो गई है। लेकिन कई बार कई और कारणों से भी मेंस्ट्रुअल साइकिल रुकता है या डिस्टर्ब होता है, यानी डेज या तो कम या ज़्यादा हो जाते हैं, बट इसके पीछे रीज़न कुछ और होता है। बट जनरली इन जनरल वे में हम कह सकते हैं कि लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज़ द इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मोस्ट ऑफ द केसेज में अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हो रहा तो ये इंडिकेशन है प्रेगनेंसी का, बट कई केसेज में ये कुछ और कारणों से भी रुक सकता है एंड डॉक्टर उसका फिर सही सही कारण बता सकते हैं या फिर मेडिसिन्स के द्वारा वापस उसको नॉर्मल किया जा सकता है। ओके, सेकेंड फेज इज फॉलिकुलर फेज। फर्स्ट इज मेंस्ट्रुअल फेज, सेकेंड वन इज फॉलिकुलर फेज। इस फेज में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फेज फॉलोड बाय फॉलिकुलर फेज, यानी मेंस्ट्रुअल फेज के बाद जो फेज आएगा दैट फेज इज कॉल्ड फॉलिकुलर फेज। प्राइमरी फॉलिकल बिकम्स ग्राफियन फॉलिकल। अभी अभी आपने oogenesis पढ़ा है, oogenesis में आपने पढ़ा था कि प्राइमरी फॉलिकल सेकेंडरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, सेकेंडरी फॉलिकल टर्शियरी फॉलिकल में कन्वर्ट होगा एंड टर्शियरी फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा किसमें, ग्राफियन फॉलिकल में। तो प्राइमरी फॉलिकल बिकम ग्राफियन फॉलिकल। फॉलिकुलर फेज में प्राइमरी फॉलिकल धीरे धीरे चेंज होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्राफियन फॉलिकल में। रीजेनरेशन एंड प्लोरिफेरेशन ऑफ यूटराइन एंडोमेट्रियम। यहाँ पर फिर से मेंस्ट्रुअल फेज खत्म हुआ, अब वापस जो यूटरस में एंडोमेट्रियम थी, एंडोमेट्रियम की जो टिश्यू थी वो टिश्यू और ब्लड दोनों क्या हुए थे, वैनिश्ड हो करके मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में बाहर निकल गए थे। लेकिन अब यहाँ पर फिर से उनका रीजेनरेशन होगा, यानी पेरीमेट्रियम में जो टिश्यूज़ होंगे उनका रीजेनरेशन होगा, प्रोलिफेरेशन, काफ़ी फास्ट ग्रोथ होगी, प्रोलिफेरेट करेंगे वो टिश्यू ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम। यानी इस फेज में फॉलिकुलर फेज में क्या होगा, मेंस्ट्रुअल फेज के बाद ये आएगा, प्राइमरी फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा और यूटरस के जो एंडोमेट्रियम में है टिश्यू उनका रीजेनरेशन एंड प्रोलिफेरेशन होगा। यहाँ पर LH एंड FSH लेवल इंक्रीजेज ग्रेजुअली इन फॉलिकुलर फेज। धीरे धीरे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको हम LH और FSH के नाम से जानते हैं, ये ग्रेजुअली क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इनका लेवल इंक्रीज होगा। लेवल ऑफ एस्ट्रोजन इज ऑल्सो इंक्रीजेज एज इट इज सिक्रीटेड फ्रॉम ग्रोइंग फॉलिकल। आपको याद रखना है एस्ट्रोजन कहाँ से रिलीज हो रहा है, ग्रोइंग फॉलिकल से रिलीज हो रहा है। तो जैसे जैसे फॉलिकल ग्रो करता जाएगा वैसे वैसे एस्ट्रोजन के रिलीज़ का अमाउंट भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, जिसके कारण इस फेज में एस्ट्रोजन का अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगा। और ये फेज कब तक चलेगा, तो इट लास्ट फॉर 5 to 13 डेज। यानी पहला फेज आपका जो था मेंस्ट्रुअल फेज वो 3 to 5 डेज तक चला था। अब इसके बाद ये जो फेज होगा ये कब तक चलेगा, 5 to 13 डेज तक याद चलेगा, इसको भी आप याद रखेंगे। नाउ द थर्ड फेज इज ओव्यूलेटरी फेज। थर्ड फेज जो होगा मेंस्ट्रुअल फेज का दैट इज कॉल्ड ओव्यूलेटरी फेज। मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो थर्ड फेज होगा दैट इज ओव्यूलेटरी फेज। इसमें क्या होगा, तो FSH एंड LH अटेन पीक लेवल। अभी हमने देखा था कि प्रीवियस फेज में क्या हो रहा था कि धीरे धीरे ये इंक्रीज हो रहा था, बट इस फेज में ये पीक पर आ जाएगा, यानी अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंचेगा इन दिस पीरियड। लगभग ये कब होगा, तो 14th डे, लगभग ये कब होगा, 14th डे में, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के 14th डे पे ये होगा। दिस इज़ कॉल्ड LH सर्ज। यहाँ पर जो LH
का यानी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल था वो पीक पे पहुंच गया, मैक्सिमम पर पहुंच गया, इसलिए इसको हम नाम देते हैं LH सर्ज का, यानी काफ़ी ज़्यादा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का अमाउंट वहाँ पर प्रेजेंट रहेगा। विच इंड्यूसेज रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। अब LH का जो हाईली इंक्रीज अमाउंट होगा ये क्या करेगा, ग्राफियन फॉलिकल को रप्चर कर देगा, ग्राफियन फॉलिकल फटेगा, रप्चर होगा, और रप्चर होते ही रिलीज होगा ओवम का, कहाँ से, ओवेरी से। ग्राफियन फॉलिकल के अंदर ओवा बन चुका था, इसके रप्चर होते ही क्या होगा, ओवा रिलीज होगा ओवेरी से, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन। द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ ओवम फ्रॉम ओवेरी, दिस प्रोसेस इज नोन एज ovulation. So this one is the ovulatory phase, that is the third phase of menstrual cycle. Now last phase is luteal phase, last and fourth phase is luteal phase. काफ़ी इंपॉर्टेंट है luteal phase, इसमें कई सारी प्रोसेस होगी, ध्यान से रखिए, याद रखिएगा इसको। अब ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गई, ओवम उससे बाहर निकल गया, अब जो रिमेनिंग पार्ट होगा, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज कॉर्पस ल्यूटियम, तो द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। ग्राफियन फॉलिकल था, उसके अंदर ओवम प्रेजेंट था, ओवम रिलीज हो गया, रिलीज होने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट होगा वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम में। और कॉर्पस ल्यूटियम का एक काफ़ी बड़ा रोल होगा कि कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेज लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ये ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता है। और प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग, एंडोमेट्रियम में जो चेंजेज हुए थे, यानी एंडोमेट्रियम की जो थिकनिंग हुई थी फॉर रिसीविंग द एम्ब्रियो, बेबी के डेवलपमेंट के लिए वहाँ पर जो सारे चेंजेज हुए थे, उन चेंजेज को ये मेंटेन करने का काम करता है। यानी अगर प्रेगनेंसी हुई, प्रेगनेंसी अचीव हुई, बेबी का डेवलपमेंट यूट्रस के अंदर होना है, तो क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन ही मेंटेन करेगा किसको, एंडोमेट्रियम के अंदर जो चेंजेज हुए हैं। अगर प्रोजेस्टेरॉन का लेवल घटेगा, प्रोजेस्टेरॉन लेवल डाउन होने लगेगा, तो एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग्स थी वो फिर से डिजेनरेट होने लगेगी, जैसा कि फर्टिलाइजेशन न होने के केस में होता है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर से क्या होगा, प्रोजेस्टेरॉन का अमाउंट धीरे धीरे घटेगा, जो एंडोमेट्रियम में चेंजेज आए थे, नए टिश्यू बने थे, ब्लड वेसल्स बने थे, वो डिजेनरेट होंगे और फिर से मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रोजेस्टेरॉन काफ़ी इंपॉर्टेंट हार्मोन है। प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स द यूटेराइन एंडोमेट्रियम एंड प्रिपेयर इट फॉर इम्प्लांटेशन, यानी जो भी जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, मोरुला, गैस्ट्रुला, ब्लास्टुला, जो आकर के इम्प्लांट होगा यूटरस के अंदर, उसके लिए ये यूटरस के वाल को, यूटरस के एंडोमेट्रियम के वाल को प्रिपेयर करता है। थिकनेस ऑफ यूटेराइन एंडोमेट्रियम इंक्रीजेज इन मैनीफोल्ड ड्यू टू प्रोलिफेरेशन। इसी फेज में क्या होगा, यूट्रस का जो एंडोमेट्रियम था वो कई फोल्ड थिक हो जाएगा ड्यू टू प्रोलिफेरेशन, यानी बहुत सारे सेल्स, प्रोलिफेरेशन का मतलब फास्ट ग्रोथ हो, वेरी फास्ट डिवीजन ऑफ सेल, काफ़ी सेल का फास्ट डिवीजन होगा, नए नए टिश्यूज बनेंगे और थिकनिंग कई फोल्ड में हो जाएगी, एंडोमेट्रियम इंक्रीजेज टू मेनी फोल्ड। इफ़ देयर इज फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, स्पर्म आया, ओवा को अगर उसने फर्टिलाइज कर दिया, देन क्या होगा, देन कॉर्पस ल्यूटियम ग्रोज फर्दर, तब कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर ग्रो करेगा एंड प्रेगनेंसी कंटिन्यूज, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप। अगर प्रेगनेंसी हो गई, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर ग्रो करता रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करता रहेगा, प्रोजेस्टेरॉन के रिलीज होने के कारण एंडोमेट्रियम की लाइनिंग मेंटेन रहेगी, प्रेगनेंसी कंटिन्यू होगी, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा। क्यों मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाएगा, क्योंकि जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थी अब वो डिजेनरेट नहीं होगी, यानी टिश्यू और ब्लड वेसल्स अब वहाँ से वजाइना के थ्रू बाहर नहीं निकलेंगे, इसलिए मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। ड्यूरिंग द कंप्लीट पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल विल स्टॉप। In the absence of fertilization,
कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट, जैसा मैंने अभी बताया था कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या होगा, डिजेनरेट होगा। कॉर्पस ल्यूटियम के डिजेनरेट होने के कारण प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होगा, और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जैसे जैसे डाउन होगा तो क्या होगा, एंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या होगी, फिर से डिजेनरेट होगी और मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाएगा। तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, यानी अगर कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट होगा तो फिर से एंडोमेट्रियम की लाइनिंग भी डिजेनरेट होगी और फिर से मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेज अराउंड 50 ईयर्स, जब फीमेल 50 ईयर्स के आसपास आ जाती है तो उनका जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो कम्प्लीटली परमानेंटली स्टॉप हो जाता है। ये एक अप्रॉक्स एज है, हो सकता है किसी में 2-3 साल पहले या 2-3 साल बाद आए, पर अप्रॉक्स 50 ईयर्स के आसपास फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाती है परमानेंटली, एंड दिस इज़ नोन एज मीनोपॉज। मीनो मीन्स मेंस्ट्रुअल साइकिल, पॉज आपको पहले से पता है, पॉज का मतलब रुकना। तो अभी आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में देखा, इसमें डिफरेंट फेजेज को देखा आपने, मेंस्ट्रुअल फेज, ओव्यूलेटरी फेज, उसके बाद आपने देखा ल्यूटियल फेज, ठीक है। तो डिफरेंट फेजेज को आपको अच्छे से याद रखना है, क्या क्या चेंजेज किस फेज में हो रहे हैं इसको भी आपको समझना है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। ये डायग्राम आपको काफ़ी अच्छे से देखना है और समझना है। इस एक डायग्राम में 3 चीज़ों के बारे में बताया गया है। पहला है हार्मोन लेवल के बारे में, कि हार्मोन का FSH और LH का जो लेवल होगा, यहाँ पर आप देखेंगे ग्राफ में नीचे जो है एक्स एक्सिस के ऊपर डेज के बारे में बताया गया है, 1 से स्टार्ट होकर के 29 डेज तक, यानी कि फर्स्ट डे में क्या, फर्स्ट डे से स्टार्ट हो रहा है और 29th डे तक क्या क्या चेंजेज किस किस में होगा, इसको बताया गया है इस डायग्राम में। इसको ध्यान से समझेंगे तो यहाँ देखिए सबसे ऊपर में FSH को दिखाया गया है रेड लाइन से, FSH के लेवल को दिखाया गया है रेड लाइन से, और LH के लेवल को दिखाया गया है ब्लू लाइन से। तो यहाँ आप देखेंगे कि डे 1 में FSH और LH लगभग पैरेलली चलेगा, लेकिन 14th डे के आसपास में, यहाँ पर आप देखिए 14th डे में LH और FSH अपने पीक पर होगा, और धीरे धीरे जैसे जैसे फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे फिर ये नॉर्मल ये में आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि 14th से 15th डे में FS और LH अपने पीक पर होगा, और इस फेज को इसीलिए इसको नाम दिया गया है LH सर्ज का। इट इज़ ऑल्सो नोन एज LH सर्ज। यहाँ पर आप देखिए डेवलपिंग फॉलिकल को दिखाया गया डेज वाइज। आप शुरू में देखिए डे 1 में, डे 1 के बाद मेंसेज रुकने के बाद अब ये फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल, फिर ग्राफियन फॉलिकल से ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, अब ये कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो गया। धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो रहा है, डिजेनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर आपको इसी डायग्राम में, जहाँ एक तरफ हार्मोन के बारे में भी बताया जा रहा है कि हार्मोन किस तरह से इंक्रीज होगा, कब पीक पर पहुँचेगा, सिमिलरली सेम यहीं पे आपको ये भी बताया जा रहा है कि किस तरह से फॉलिकल डेवलप हो रहे हैं। उसके बाद आप देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कैसे चेंज हो रहा है, इसके बारे में भी बताया गया है। ब्लू लाइन से यहाँ पर एस्ट्रोजन को बताया गया है, रेड लाइन से प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को बताया गया है। तो देखिए एस्ट्रोजन का लेवल कब होगा, पीक पर होगा, तो ये भी लगभग 14 to 15 डे के आसपास ये अपने पीक पर होगा। जबकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल जो होगा ये कब अपने पीक पर होगा, लगभग 20 to 21 डेज पे, क्योंकि यहाँ पर कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो चुका होगा, और प्रोजेस्टेरॉन कौन रिलीज़ करता है, कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज़ करता है। इसीलिए इस स्टेज के ऊपर यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन का काफ़ी ज़्यादा लेवल आपको देखने को मिलेगा। और अब सबसे नीचे लास्ट में ये यूटेराइन वाल को दिखाया गया है, ये यूटेराइन वाल के डेवलपमेंट को दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए यूटेराइन वाल डिजेनरेट हो रही है, ब्लड और टिश्यू मेंसेज के फॉर्म में, यानी मेंस्ट्रुअल फ्लो के रूप में यहाँ से बाहर निकल रहे हैं। ये 1 to 5 डेज तक, यहाँ तक 1 से 5 डेज में ये चलेगा। उसके बाद वापस फिर से यहाँ आप देखेंगे कि धीरे धीरे करके फिर से क्या हुआ, यहाँ से इस फेज से यहाँ तक वापस फिर से एंडोमेट्रियम में टिश्यूज़ की डेवलपमेंट हो रही है, नए ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ
के बाद वापस अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो फिर से ये डिजेनरेट होगा। कब? तो 23rd से 25th डेज के आसपास ये फिर से डिजेनरेट होगा और फाइनली फिर से मेंसेज स्टार्ट हो जाएगी। तो ये डायग्राम आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से भी और आपको समझने के लिए भी। तो आपको इस डायग्राम को अच्छे से समझना है। तो अभी इस वीडियो लेक्चर में हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से समझेंगे इसको और याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग